everyone, this is Neha and you're watching EduGrown and अभी हम पिछला चैप्टर जो था उसका जो डिस्प्लेसिंग पीपल वाला हम चैप्टर भी पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। तो उसी के फर्दर जहाँ पे पॉज किया था उसी का सेकेंड पार्ट ये है, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड लेट मी रिकॉल, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था। अभी तक आपने यूरोपियन इम्पीरियलिज्म पढ़ा था, ऑलराइट, कि कैसे यूरोपियंस आए अमेरिका में एंड वहाँ के नेटिव्स को कैसे रिप्लेस करके वो खुद वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट उनका धीरे धीरे वो वहाँ पे सेटल होने लगे एंड वहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म करने लग गए। ठीक, तो हम आई होप यू अंडरस्टूड। वो पहले वाला आप पार्ट 1 उसका देख सकते हो, यू विल गेट कनेक्टेड, तो आपको ये वाला ज़्यादा इजीली समझ में आता रहेगा। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने आकर के जैसे जो जो ट्रेडर्स आए, जो मर्चेंट्स आए थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ के नेटिव पीपल को बाहर निकाल करके उनके जंगल्स पे, उनके एरियाज पे अपना अधिकार जमा के रखा था, जिसकी वजह से देर जो नेटिव पीपल थे उनका अपना लैंड जो जहाँ पे वो रहते थे वो धीरे धीरे उनके हाथ से छूटने लग गया था। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, आप इससे इस चैप्टर के इस पार्ट से आप हम ये पढ़ेंगे कि जो नेटिव पीपल थे उनका किस तरह लैंड्स उनके हाथों से निकलता चला गया बाय यूरोपियंस। इन द यूएसए द नेटिव्स वर फोर्स्ड टू मूव बाय साइनिंग ट्रीटीज और सेलिंग देयर लैंड्स। ठीक है, यूएसए उस समय वो यूएसए नहीं था, अभी समझाने के लिए लिखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तो एक बाद में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद वो यूएसए बना। ठीक है, तो उस समय जो नेटिव्स थे वो लोग बहुत उनके ऊपर एक दबाव डाला गया। किसका दबाव? इस चीज़ का डाला गया कि तुम लोग अपने जो लैंड्स हैं जहाँ पे तुम रह रहे हो उसको छोड़ दो। ठीक, और उसको छोड़ करके कहीं और मूव कर जाओ, बिकॉज वी वांट अ बेटर प्लेस, वी वांट टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, वो ये सब करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनको धीरे धीरे वहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिया यूरोपियंस ने। ओके, दे वर चीटेड बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग लेस। अच्छा, ये करते क्या थे? इनकी पहले से ये स्ट्रैटेजी थी कि ये लोग, एक तो जब वो आपने पहले पढ़ रखा है, उनके गिफ्ट्स जो उनको मिलते थे, जो यूरोपियंस को गिफ्ट्स मिलते थे, वो उसका भी व्यापार करने लग गए थे। उनके लिए उन गिफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो उसके लिए भी प्रॉफिट उसमें भी ढूंढते थे। ठीक है, एंड जब ये जो नेटिव्स थे, ये लोग जहाँ पे रहने लगे, फिर इन्होंने उस पे भी अपनी नज़र गड़ानी स्टार्ट कर दी कि अब हमें यहाँ पे अपना लैंड चाहिए एंड हमें यहाँ पे जो कॉलोनीज थी वहाँ पे उन एरियाज पे अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, इसके लिए वो चीटिंग तक की हद तक जाते थे, क्योंकि ये जो मार्केटिंग का जो फंडा था, ये वहाँ के नेटिव्स को कोई आइडिया नहीं था। दे वर वेरी सिंपल लिविंग टाइप का उनका था, बहुत सीधे साधे लोग टाइप के थे। तो वो लोग को ज़्यादा ये प्रॉफिट का, मार्केट का, ये सब का कोई आइडिया नहीं था एंड दैट टू उन्हें करेंसी तक का आइडिया नहीं था। तो उनको एक तरह से चीटिंग करके उनका लैंड लिया गया और उनको उसके बदले में भले वादे बड़े बड़े किए बट उनको पे लेस किया, उनको पैसे कम दिए, या जो भी गिफ्ट्स उसके बदले में दिए उन्होंने, या जो भी वादे किए, वो सब एक तरह से फेक थे। द नेटिव्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। अब वो उनको एकदम निकाला दे दिया गया, नेटिव्स बिल्कुल पराए हो गए अपने लैंड। वो वहाँ इतने बरसों से रह रहे थे, उनकी पुश्तें रह रही थी एंड सडनली यूरोपियंस आए और उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है, ये चेरोकी एक ट्राइब थी वहाँ की। ठीक है, इनका एक फैक्ट ये है कि चेरोकी जो ट्राइब के लोग थे, इन्होंने थोड़ा जल्दी से ग्रास्प करने लग गए थे। वो चाहते थे कि वो यूरोपियंस का जो कल्चर है उसको अडेप्ट करना चाहते थे और वो उसी तरह से रमने लग गए थे। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया था कि चलो अगर ये लोग ऐसे रह रहे हैं तो हम उसी तरीके से अपनी लाइफ को जी लेंगे। तो इस तरह से उनका इनिशिएटिव एक पॉजिटिव वे में था टुवर्ड्स यूरोपियंस की जो जैसे वो लोग रहते थे।
ओके, तो चेरोकी ट्राइब इन जॉर्जिया वॉज गवर्न बाय स्टेट लॉज बट कुड नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अच्छा, जो जॉर्जिया एक ये जो जॉर्जिया के ही चेरोकीज थे, ये जॉर्जिया एरिया के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये स्टेट लॉज तो इनके लिए ठीक थे, ठीक है, जो सारे लॉज एक स्टेट में होने चाहिए वो सब इन्हें फॉलो करने होते थे, बट द राइट ऑफ सिटीजनशिप वो उनको उसका अधिकार नहीं था। कैसा कि जो एक अधिकार दिए जाते हैं नॉर्मल सिटीजन्स को, वो सब राइट्स इन लोगों को नहीं दिए गए थे, जबकि ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे थे, बट स्टिल इनको इग्नोर किया जा रहा था। ये इस जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है। द जजमेंट बाय द यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल सेड that the Cherokee were a distinct community occupying its own territory in which law of Georgia had no force। अच्छा, ये जो जॉन मार्शल नाम के एक यूएस के चीफ जस्टिस हैं, इनका जजमेंट थोड़ा पॉजिटिव वे में आया। इनको थोड़ा समझ में आती थी ये चीज़ कि चेरोकीज जो थे वो वहाँ की बहुत अलग कम्युनिटी है, बहुत पुरानी कम्युनिटी है, एंड वो लोग अपना उनकी एक टेरिटरी है जो वो बहुत समय से वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके ऊपर लॉज को या बहुत सारे कानून फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये इनका प्लस पॉइंट था, किसका, चेरोकीज का। तो इन जस्ट जो ये जॉन मार्शल थे, ये जो चीफ जस्टिस थे, इनका थोड़ा सा सिंपैथी उन लोगों को मिली थी। दे एटलीस्ट अंडरस्टूड कि जो चेरोकीज हैं उनका एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको, ठीक है। देन यूएस प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस जजमेंट। अब जो यूएस प्रेसिडेंट था, ये जैक्सन, एंड्रू जैक्सन, इसने इनका ये जो जॉन मार्शल का जो जस्टिस था, जो उनके व्यूज थे, उसको काउंटर कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इनके अपने जो प्रिंसिपल्स थे वो ऑल्दो ठीक थे, लेकिन जब पार्शियलिटी की बात आती तो ये सच में पार्शियल थे, वो दिख गया, ठीक है। ही ऑर्डर्ड द यूएस आर्मी टू एविक्ट द चेरोकीज फ्रॉम द लैंड। अब इन्होंने क्या किया कि इनको पूरा जो यूएस आर्मी थी, वहाँ के जो जो आर्मी के लोग थे, उनसे कह दिया गया कि चेरोकीज को इसके लैंड से हटा दीजिए, जो वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उनको जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द लैंड। तो इस तरह से उनका एक ये जजमेंट काफ़ी बुरा था, जो कि ट्राइब्स की, मतलब वो उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए काफ़ी ख़राब था। ओके, तो ये आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट। दे वर ड्रिवन आउट टू द ग्रेट अमेरिकन डिजर्ट। अब इन्हें ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे डेजर्ट में फेंक देने की बात हुई थी कि इन लोगों को उठा के डेजर्ट पे लेके जाओ। इन लोगों को वैसे भी ना किसी चीज़ की नॉलेज है, ना स्किल्स है, ना दे आर जस्ट यूजलेस। तो इनको ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में डाल के आने की बात हुई। अबाउट 15,000 पीपल वर फोर्स्ड टू मूव एंड ओवर अ क्वार्टर डाइड अलोंग द ट्रेल ऑफ द टीयर्स। वहाँ पे अब अगर आप देखो कि किसी को अपनी मातृभूमि अगर छोड़नी पड़े, ठीक है जी, जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनकी पुश्तें रहती थी, एंड सडनली उनको ये फोर्स किया जाए कि तुम ये छोड़ो और कहीं और पे जाके बसो, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल कि उन लोगों को रोना तो आएगा ही। एंड वो वाला टाइम उनके लिए काफ़ी बुरा टाइम एक आया था, जिसमें लगभग 15,000 लोग को रिप्लेस किया गया या डिस्प्लेस किया गया उनके एरिया से, एंड उसमें से लगभग एक चौथाई लोग मारे गए थे। Those who occupied the lands of the tribes called the natives। अब जो जिनका वहां से कोई लेना देना नहीं था, जो बाहर से आए हुए थे, ठीक है, अब उन्होंने वहां पे कब्जा कर रखा था, पूरा एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा था। अब जो नेटिव्स थे, जो बेसिकली वहीं से थे, दे वर कॉल्ड एज लेजी, नॉट स्किल्ड, नॉट लर्निंग इंग्लिश और ड्रेसिंग प्रॉपरली। क्या है, वो लोग उनको जज करते थे, लाइक व्हाट, कि अगर वो लोग प्रकृति से जुड़े जुड़े हुए हैं, ज़मीनी जो जड़ें हैं उसमें जुड़े हुए हैं,
ठीक है। एंड वो जो जो सोर्स रिसोर्सेज हैं वहाँ के, जो चाहे नेचुरल हो चाहे जैसे हो, उन रिसोर्सेज को बहुत संभाल के यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उनकी आने वाली जो यू नो जो पुश्ते हैं, ये जो आने वाले उनकी जनरेशन्स हैं, वो एटलीस्ट भूखी ना मरें। ठीक है, तो उनका उनका नज़रिया थोड़ा प्रकृति के लिए बहुत सॉफ्ट था। तो इसलिए वो उनको क्या लगे कि अरे ये तो बेकार है, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, दे आर जस्ट ईटिंग एंड और उसके बाद उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो दे आर लेजीज, ये उनको एक तरह से बोल दिया गया, उनको बुलाया गया। स्किल्स भी कोई नहीं है भाई, उन्होंने फैक्ट्रीज नहीं डाली थी, उन्होंने इस तरह से अपनी कॉलोनीज नहीं बसाई थी। दे वर लिविंग विद बैंड्स एंड वो उसके साथ में ही खुश थे, वो अपनी ही लाइफ में खुश थे। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी एंड द ड्रेसिंग प्रॉपरली वो लोग एकदम सूट बूटेड नहीं रहते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी, उनको क्या लगा कि दे आर जस्ट नॉट सिविलाइज्ड एंड they deserve to die out. So this is the most inhuman थिंग। अगर कोई कहे कि भाई अब तुम किसी काम के नहीं, तुम तो मरने के लायक हो, ठीक है, उनको दे जस्ट डिजर्व टू डाई। तो इस तरह से यूरोपियंस ने वहाँ के नेटिव्स के साथ इतना गंदा व्यवहार किया था। They were concentrated into small areas called reservations. There were a series of rebellions from 1865 to 1890. The US Army crushed all these revolts. अच्छा, अब जब इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनकी पूरी पूरी ट्राइब्स को विनाश उनका कर दिया जाएगा, पूरा उनके आसपास के नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग रेबेलियंस ही बाद में बन जाएंगे, रिवोल्ट्स करेंगे, ठीक है, और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बट हुआ क्या, अल्टीमेटली द यूएस आर्मी क्रश्ड ऑल दीज रिवोल्ट्स। उनको क्या किया, उन्होंने पूरे उनको क्रश कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया। तो बट अभी आप ये देखोगे कि जो यू नो लोग हैं वहाँ के, ठीक है, दे आर नॉट नेटिव्स। हमें इनकी हिस्ट्री बाद में पता चली। अब जब यूरोपियंस ने हिस्ट्री लिखी थी, तो उसमें उन्होंने ये सब नहीं दिखाया था कि ये सब नहीं बताया था कि हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने ये बताया था कि हमारे साथ उन्होंने वेलकम ही नहीं किया जब हम वहाँ पे गए। बट एक्चुअली क्या हुआ था कि दे वर द डेविल्स। वो यूरोपियंस ने ही उनका एक तरह से एक्सप्लॉइट किया उनको, और उनके खुद के लैंड्स पे कितना बड़े लेवल पे कब्जा करा कि अभी तक जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, दे आर यूरोपियंस। जो वहाँ के अमेरिकन जो नेटिव्स हैं, वो बहुत कम रह गए होंगे मेरे ख्याल से। वो जैसे तैसे अपनी क्या कल्चर बचा के रखा होगा, या हो सकता है ना भी रह गए हों। तो अभी वहाँ पे आप एशियंस को देखोगे और ये यूरोपियंस को देखोगे। इस तरह से पूरा अमेरिका जो है वो नेटिव से हट करके पूरा यूरोपियन एरिया बन चुका था। ऑलराइट, तो हमने इसमें ये नेटिव पीपल लूज देयर लैंड्स, ये हमने इसके पूरे पॉइंट्स पढ़े एंड आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, व्हाट इज गोल्ड रश? अभी अच्छा, ये जो इम्पीरियलिज्म है, ये जो एक तरह से लूट खसोट मची हुई है, ठीक, ये सब है क्या? ये व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? अगर हम ये कहें कि यूरोपियंस जो सब जगह पहुंच रहे हैं, ठीक, सी वॉयजर्स हैं, वो ट्रेडर्स हैं, दे आर मर्चेंट्स, तो वो ये हर जगह जाकर के कर क्या रहे हैं? बेसिकली दे वांट प्रॉफिट। वो जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाहते हैं खुद को, एंड वो ग्रो करना चाहते हैं बहुत फास्ट। ओके, और इसके लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो बाय हुक और बाय क्रुक वो कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्यों किया? टू ग्रो, टू गेट वेल्दी, मतलब पैसों के लिए। सब कुछ पैसे का खेल है, आज भी था, मतलब पहले भी था और आज भी है, सब पैसा ही है, सब सोना ही है। तो द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, एक गोल्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है हमेशा से। अगर आप देखोगे कि गोल्ड आपका यहीं नहीं, सब जगह आप देख सकते हो कि किस तरह से हर जगह कोई भी हो, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दे आर रनिंग बस कि किसी तरह से सोना मिल जाए। ठीक है, देर वॉज ऑलवेज द होप दैट देर वॉज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। हमेशा से एक होप थी, किसमें? यूरोपियंस में,
ठीक है, एशियंस में भी रही होगी, ठीक, कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है, गोल्ड है, बड़ा सारा गोल्ड है, ठीक है, और ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पे ये पहुँचे थे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के ट्रेडर्स थे ये वहाँ पे पहुँचे थे। इन द 1840s कुछ साक्ष्य मिले, यूएसए के अंदर सोने के ट्रेसेस मिल गए थे। एंड कहाँ पे मिले, कैलिफोर्निया में मिले, ठीक, कैलिफोर्निया में जो माइंस थी वहाँ पे सोना था। दिस लेड टू द गोल्ड रश। अब गोल्ड रश शुरू होता है इसके बाद से। अब लोगों को पता चला धीरे धीरे एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे कंट्रीज के थ्रू, कि भाई यहाँ पे सोना है और अब भागो, चाहिए ये तो अब सबको। When thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. Quick fortune was the मेन वर्ड। अभी बहुत जल्दी से लोगों को अपना भविष्य बनाने को दिख गया कि भाई अब सोना है तो जल्दी से भागो और ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब जब गोल्ड का पता चला, अब गोल्ड का क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब वो री इन्वेस्टमेंट या ऐसा तो है नहीं कि वो यूएसए में ही रखेंगे और यूएसए को ही, उसकी ही इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है। उनको अपनी पेरेंटल कंट्री की ही इकोनॉमी को बेटर करना था, ठीक है। तो ये वहाँ से जो रेलवे लाइंस थी उसको लेके यहाँ पे आ गए, ठीक है। वो रेलवे लाइंस को उठा के नहीं लेके आ गए, मतलब वो जो वहाँ पे रेलवेज का डेवलपमेंट तो हो ही चुका था, वहाँ पे सब जानते थे व्हाट इज रेलवेज, उसका क्या यूज़ है। तो ये सब चीज़ें अमेरिका तक पहुँच गई, ठीक है। किस लिए, टू एक्सपोर्ट। अब जल्दी से जल्दी उन्हें एक्सपोर्ट करना था, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना था, इसके लिए। फॉर विच थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर्स वर रिक्रूटेड। अब क्या था, एशिया से कई चाइनीज उठाए गए, किसके लिए, रिक्रूट किए गए वर्किंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब उस टाइम पे क्या था, इंडिया से क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया पे ऑलरेडी काफ़ी दबाव था ब्रिटेन का। ब्रिटेन तो ऑलरेडी यहाँ पे राज कर रहा था, तो इंडिया से तो किसी को कोई गया ही नहीं है, इनफैक्ट यहाँ से कौन ही जाएगा, अपने ही देश में तो आफत खराब हो रखी थी एकदम। तो चाइनीज को बहुत सारे वहां से उठाया गया। वन रीजन वाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड व्हेन इट डिड was because small peasants were losing their land to big farmers and moving to jobs in factories. अब वहाँ पे तो इन्होंने पहले से स्टार्ट कर रखा था कि हमें जितने भी लैंड्स हैं उन सबको किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के बाद वहाँ पे प्लांटेशन करना है, वहाँ पे फार्मिंग करनी है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमको डालनी है। तो इन लोग ने पहले से ही वहाँ के फार्मर्स को बहला फुसला दिया, उनको इन्फ्लुएंस कर लिया, एंड वो फार्मर्स जो थे अब वो जॉब्स की तरफ, वो फैक्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे, ठीक है। जो कभी फार्मिंग करते थे अभी उन्हें लगने लगा कि नहीं, हमारा फैक्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में भरी गई थी एक तरह से कि भाई तुम फैक्ट्रीज में जाओ, हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें अच्छे से अच्छे सैलरी देंगे एंड तुम्हारी लाइफ का जो स्टेटस है वो उससे बेटर हो जाएगा, नॉट लाइक फार्मिंग, एंड इससे कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग उधर अट्रैक्ट हुए। तो दैट वाज द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगने लग गई थी, फैक्ट्रीज लगने लगी थी, प्लांटेशन होने लग गए थे, हर तरह के लेवल्स में जो था एक तरह का रेवोल्यूशन आने लग गया था। रेलवेज वगैरह तो आ ही चुके थे, ठीक है। तो इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज डेवलप्ड एंड वेरी डिफरेंट फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट so that rapid transport could link distant places and to produce machinery which would make large scale farming easier. अभी रेलवेज जो थे, जब रेलवेज बनेंगे तो अब आप ये देखो, जब रेलवेज ट्रैक्स भी बनेंगे उसमें भी मैन पावर लगती है, ठीक है, उसमें भी कई सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं जिनको वहाँ से लाया गया एंड यहाँ पे पूरा फैलाया गया, और जल्दी से जल्दी ये सब काम हुआ, जल्दी से जल्दी मशीनें सब प्रोड्यूस की गई, जिससे बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पर ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी कर पाए, फार्मिंग भी ईजियर हो पाए, एंड जो हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उससे प्रॉफिट जल्दी से जल्दी होने लग जाए। तो ये एक था द गोल्ड, जब गोल्ड का पता लगा था, ठीक है।
देन लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपैंडेड। अब एग्रीकल्चर भी काफ़ी बड़े स्केल पे ही होने लग गया था। वो वैसा वाला नहीं हुआ था कि जो बहुत सीधे साधे लोग एग्रीकल्चर, ये यूरोपियंस का एग्रीकल्चर था जिसमें वो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट को कर करके वहाँ से रॉ मटेरियल को ले करके अपने यहाँ पे उससे प्रोडक्शन करते थे। वास्ट एरियाज वर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स। जो बहुत बड़े बड़े एरियाज थे उनको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करके वो फार्मिंग को ईजी करने के लिए उनको डिवाइड कर दिया गया। बाय 1890 द बाइसन हैड ऑलमोस्ट बीन एक्सटर्मिनेटेड। अच्छा, बाइसन तो क्या बड़ा जानवर होता है, एंड वो क्या था इन लोगों के लिए एक तरह से एक खतरनाक भी था जो कि इनकी एग्रीकल्चर को भी डिस्ट्रॉय करता था। तो इन्होंने धीरे धीरे उसको भी मारना शुरू कर दिया था, वो भी पूरा एक्सटर्मिनेटेड हो चुका था। Thus, ending the life of hunting the natives had followed for centuries. अभी जो हंटिंग एक्टिविटीज़ थी वो अब धीरे धीरे से ख़त्म की राह पे हो गई थी, क्योंकि अब लोग थोड़े से वैसा उनका कल्चर होने लग गया था कि जैसे कि नो बेटर बेटर होने लग गया था। वो जो जंगली लोग करते थे या जो वहाँ के नेटिव्स करते थे वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो गया था। बेसिकली नेटिव्स की जो लाइफ थी वही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उनके जो प्रोफेशंस थे, जो लोकल चीज़ें वो लोग करते थे वो भी सब ऑलमोस्ट एंड हो चुके थे। In 1892, the USA continental expansion was complete. ठीक है, द एरिया बिटवीन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन वॉज डिवाइडेड अप इनटू स्टेट्स। अभी जो एक तरफ पैसिफिक ओशन था, एक तरफ अटलांटिक ओशन था, उसके बीच का जो एरिया था, जो आपका नॉर्थ अमेरिका के एरिया था, वो अब बहुत सारी स्टेट्स में बढ़ चुका था। ठीक है, तो क्योंकि पूरा जो यूरोप से जो यूरोपियन कंट्रीज जो आई थी उसमें, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या अपना ब्रिटेन हो, ये सब लोग आकर के अपनी कॉलोनीज बसा चुके थे। तो सबने अपनी अपनी टेरिटरीज वहाँ पे ऑलरेडी बना ली थी, एंड वहाँ पे सबकी अलग अलग, जैसे चाहे वो फ्रेंच के रूलर्स हों, चाहे वो ब्रिटेन के रूलर्स हों, है ना, चाहे ये हॉलैंड के हों, ये इन सब ने आकर के अपनी जो स्टेट्स थी वहाँ पे डिवाइड करके बांट रखी थी। अब आप सोचो कहाँ से बेचारे नेटिव्स चल रहे थे, कैसे वो बेचारे अपनी लाइफ को काट रहे थे, काट के मतलब जी रहे थे वो एग्जैक्टली लिविंग देयर लाइफ, अच्छे से वो जी रहे थे उसको। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर वो उस उतना अगर कोई आप प्राकृतिक सोर्स है उसका दोहन करते जाओगे, उसको एक्सप्लॉइट करते जाओगे, तो एक टाइम के बाद वो आपको ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक तरह से खतरा दिखेगी, एंड दैट इज़ वेरी बैड थिंग जो हर एक को सोचना है। मैं तो अभी के लिए भी ये कह रही हूँ कि जो अभी की जनरेशन है, हम लोग ये जो इतने सारे पैंडमिक्स को झेल रहे हैं, इतनी सारी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ आ रहा है, तो इसके पीछे गलती किसकी है? दैट इज़ अ ह्यूमन। हम इंसानों की ही वहाँ पे गलती है, एंड हम एक हद से ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं अपने नेचर के साथ में। तो उसी का ये ड्रॉबैक्स हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में पड़ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए वी हैव टू फोकस। अभी आप ये देखो कि किस कदर ये प्लास्टिक का जो यूज़ हो रहा है, तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। हम तो लैंड पे रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि अंदर पानी में क्या हो रहा है, बट अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट द एक्वेटिक एनिमल्स आर गोइंग थ्रू। उनके साथ में बहुत बुरा हो रहा है, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग एंड थ्रोइंग एवरीवेयर दैट प्लास्टिक एंड ऑल। हम बहुत सारा कचरा इधर उधर फेंकते हैं जिसकी वजह से वहाँ हर तरह के एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, चाहे फिश हों, इन सब के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। फिर हम एनिमल्स क्या, हम तो पूरी पूरी नेचर को ही ख़राब कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि दैट वी शुड थिंक अबाउट इट। तो ये चीज़ें तब से स्टार्ट हो चुकी थी, जो अभी यहाँ तक इस लेवल पे भी आ चुकी हैं कि बहुत आप कह सकते हो कि हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत बुरा टाइम देख सकते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत ही ख़राब टाइम आ सकता है। खैर, अभी क्या बोल सकते हैं अभी, बट येस, वी शुड थिंक अबाउट इट। हम लोग को सोचना चाहिए। There no longer remained the frontier that had pulled European settlers west for many decades.
अभी क्या था, वहाँ पे कुछ फ्रंटियर, वहाँ पे किसका, जो सेटलर्स आए थे, एक तरह से वो एक आउटसाइडर्स थे, ठीक है। अब आउटसाइडर्स ही इनसाइडर्स बन चुके हैं, अब वो लोग पूरा फैल चुके हैं पूरे एरिया में, और उन्होंने पूरी कंट्री में एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा रखा है, ठीक। वो चाहे पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो या कैसा भी हो, बस अब उन्हीं का सिक्का चल रहा था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द यूएसए वॉज सेटिंग अप इट्स ओन कॉलोनीज अब इन हवाई एंड फिलीपींस। हवाई एंड फिलीपींस के जो एरियाज थे, ठीक है, बहुत कम ही समय में, बहुत कम ही साल में वहाँ पे यूएसए ने भी अपनी कॉलोनी सेट कर ली थी। इट हैड बिकम एन इम्पीरियल पावर, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियल पावर। अब पूरा कायदे से, बहुत अच्छे से वहाँ पे यूएसए बन चुका था, एंड वहाँ पे यूरोपियंस का ही पूरा पूरा दबदबा हो गया था। ऑलराइट, तो नाउ अभी मैं आशा कर रही हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इसकी बात हो रही है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पे नेटिव्स की भी बात होगी, और नेटिव्स के साथ साथ में जिन्होंने नेटिव्स को भी एक तरह से बंदी बना के रखा, स्लेव बना के रखा, दैट इज यूरोपियंस, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करेंगे। तो क्या हो गया, द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विच हैड बीन द रैलिंग cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s came to define the identity of the USA against the monarchies and aristocracies of the old world। क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट से मतलब है कि वो लोग अपनी फ्रीडम चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है। कौन चाहता था? ये चाहते थे यूरोपियंस, ठीक है। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा है, जो यूरोपियंस थे, जो सेटलर्स थे, जो अमेरिका में आके बसे थे, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक्चुअली क्या जो यूरोप की जो ज़्यादातर कंट्रीज थी उसमें ब्रिटिश ज़्यादा थे, ब्रिटेन का ज़्यादा वर्चस्व था। इस वजह से जो यूनाइटेड किंगडम था, उसके जो मोनार्कीज थे, मतलब वहाँ के जो किंग थे, उनका वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दबदबा था। वो चाहते थे कि वो उस जगह पे अपना रूल करें। भाई नेटिव्स को आके यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने हटाया, वो चाहे ट्रेडर्स हुए या वेल्दी मर्चेंट्स हुए, जो भी हुए, उन्होंने हटाया और वहाँ पे उसकी जगह सेटल हो गए। नेटिव्स की जगह उन्होंने पहले नेटिव्स को वहाँ से हटाया, एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी पेरेंटल कंट्रीज को ये पता चला कि वहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा कॉलोनीज बस चुकी हैं, तो उन लोगों ने भी अपना एक तरह से वहाँ पे अधिकार जमाने की कोशिश की, ठीक है। इसके लिए जो यूरोपियंस आए थे, उनके ऊपर उनके कुछ राइट्स छिनने लगे, ठीक है। उनको एक दबाव में काम करना पड़ा, उनको ये लगा कि उनके ऊपर भी एक अथॉरिटी है। तो ये यूरोपियंस को बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि अब कैसे आएगा, फ्रीडम में रहना चाहते थे, क्योंकि वो लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए थे। वो लोग भी चाहते थे कि अपना, अगर वो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और सेटल हुए तो वो फ्री मूवमेंट करना चाहते हैं ना, तो वो भी चाहते थे कि वो आराम से घूमे, किसी बिना किसी के इंटरफेरेंस से। तो वो जो ओल्ड वर्ल्ड था, वो जो ओल्ड एक तरह का आप कह सकते हो कि जो अधिकार जमाने वाला एक दुनिया थी, जिसमें किंग ही सब कुछ करता था, उसी का हर जगह वर्चस्व होता था, उससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। तो यहाँ पे वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू देम वॉज दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी। अभी क्या है, वो प्रॉपर्टी ही तो एक मेन जो ज़रूरत थी उनके लिए, वो प्रॉपर्टी ही थी। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, अगर लैंड नहीं होगा, उस पे उनका अधिकार नहीं होगा, तो वो किस पे अपना फैक्ट्रीज लगाएंगे या कैसे अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एक चीज़ थी कि अगर उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो देर इज नो पॉइंट वहाँ रहने के लिए। तो एक ये भी चीज़ थी। अभी उनके पास वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी ये राइट टू प्रॉपर्टी को किसी कोई और आकर के या कोई किंग आकर के उसको उनसे छीने। बट बोथ डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, जो बोथ डेमोक्रेटिक राइट्स है यहाँ पे मतलब है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार,
और एक कांग्रेस के मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार और दूसरा प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार। ये दोनों जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे एंड द राइट टू प्रॉपर्टी वर ओनली फॉर वाइट मेन। अभी ये देखिए कि जो गोरी चमड़ी वाले थे, गोरे लोग थे, उनके लिए ही ये सारे राइट्स थे। कौन कौन से? जिसमें वो वोट दे सकते थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते थे कांग्रेस से, एंड अपना प्रेसिडेंट भी चुन सकते थे। तो ये राइट टू वोट इज अ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वोट करने का आज़ादी है तो मीन्स बहुत ज़्यादा आप अपना एक तरह से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, अपने मन के रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। ये बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि आप वोट दे पा रहे हैं अब। एंड द राइट टू प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी भी है। तो ये चीज़ें जो थी वो सिर्फ वाइट मैन को थी, वो रेड इंडियंस को भी नहीं मिली हुई थी। डैनियल पॉल अ कैनेडियन नेटिव, कनाडा का ही नेटिव था डैनियल पॉल। उसने पॉइंट आउट किया था किसमें, 2000 में, दैट थॉमस पेन, द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एट द टाइम ऑफ द वॉर फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब उसने क्या कहा था, उसने पॉइंट आउट किया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसके अंदर जो उन्होंने क्या एक चीज एक्सेप्ट करी। एक्सेप्ट क्या किया कि जो रेड इंडियंस थे, यहाँ पे इंडियन से रेड इंडियन से मतलब है कि वो जहाँ के नेटिव्स थे, उनको दे नो हाउ टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ सोसाइटी, कि जिसका दोहन ना करते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिसोर्सेज को दोहन ना करते हुए प्रकृति के साथ ही चलिए। ठीक है, तो ये उसका था। ही यूज्ड दिस टू आर्ग्यू दैट द नेटिव अमेरिकन्स ऑफ द एग्जाम्पल sowed the seeds for the long drawn out movement towards democracy by the people of Europe। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो एक डेमोक्रेसी की फीलिंग होती है, द थॉट ऑफ डेमोक्रेसी वाज सोड बाय द दैट सीड्स सोड बाय द यूरोपियंस ओनली। क्योंकि जो नेटिव्स थे उनको इतना नॉलेज भी नहीं थी, वो दे वर इलिटरेट्स। सिविलाइज तो मैं कह सकती हूँ उनको कि हाँ वो सिविलाइज थे, बट उनको ये चीज़ें का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ यूरोपियन से ही उनके अंदर भी आई थी कि उनको भी अपने राइट्स को पता करना था, उनके उनके राइट्स क्या हैं, वो उसके लिए रिवोल्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यूरोप को क्रेडिट जाता है, यूरोपियंस को क्रेडिट जाता है। बट जो सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है हमें, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये चीज़ उन्होंने मानी। किसने? डैनियल पॉल ने। कि ये चीज़ें नेटिव से सीखने लायक हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं द विंड्स ऑफ चेंज। द विंड्स ऑफ चेंज, अब हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर किसी चीज़ की जैसे कि कुछ खराब ही चल रहा है स्टार्टिंग से, बट धीरे धीरे अगर उसके उसके खिलाफ में रिवोल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ में लोग खड़े होते हैं, अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं, तो उन बदलाव भी कुछ कुछ आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बदलावों के बारे में बात हो रही है जो अभी तक चला आ रहा था। ठीक है, लोगों के साथ जो उन लोगों का एक तरह से दोहन चल रहा था, उनका मानसिक प्रताड़ित किए जा रहे थे, टॉर्चर्स चल रहे थे, वो सब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द विंड ऑफ चेंज। Not till the 1920s did things begin to improve for the native peoples of the USA and Canada। ठीक है, कनाडा और यूएसए में जितने भी लोग थे नेटिव वहाँ के, वो उनकी स्थिति अब थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होने लग गई थी। वाइट अमेरिकन फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव्स हु वर बीइंग डिस्करेज्ड फ्रॉम द full exercise of their cultures and simultaneously denied the benefits of citizenship। अभी जो वाइट अमेरिकन थे उनको थोड़ी थोड़ी सिंपैथी होने लग गई थी। किससे? वहाँ के नेटिव्स से, कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, उनके कल्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उनके साथ जो गलत रवैया था लोगों का, वो चीज़ उनको थोड़ा सा उनके सिंपैथी आने लग गई थी देखते हुए धीरे धीरे। ओके, नाउ इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1934 में, विच गेव द नेटिव्स इन रिजर्वेशंस द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स।
अभी दे हैव द राइट, उनके पास एक राइट होता था कि वो लैंड को परचेज कर सकते थे। इसके पहले क्या था कि वो लैंड उनका अपना था भी नहीं और वो उसको परचेज तो दूर की बात थी उनके लिए। बट दिस एक्ट ब्रिंग दैट, एक उनके पास ये राइट आ गया कि वो लोन्स भी ले सकते थे एंड वो लैंड को भी बाय कर सकते थे। In the 1950s and 1960s, the US and Canadian governments thought of ending all special provisions for natives in hope that they would join the mainstream. अभी क्या होता है, 1950s और 60s के बीच में यूएस और कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी, तो थॉट ऑफ एंडिंग ऑल स्पेशल प्रोविजन, जितने भी स्पेशल प्रोविजंस थे नेटिव्स के लिए कि वो लोग मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेंगे, वो उन्होंने अपना विचार त्याग दिया था क्योंकि अब उनको कोई होप्स ही नहीं दिखाई दे रही थी। दैट इज अडॉप्ट यूरोपियन कल्चर। अभी वो लोग ये चाहते थे कि वो जो उनका नेचर था टू ज्वाइन विद द मतलब प्रकृति से जुड़े रहने का, ठीक है, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयल नहीं करना चाहते, सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते थे। तो इन्हें ये लग रहा था कि ये लोग भी इसी होड़ में लग जाएंगे टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म्स में देखा जाए। तो उन्होंने ये एक होप भी छोड़ दी थी कि वो यूरोपियन कल्चर को अपना लेंगे। ओके, बट द नेटिव्स डिड नॉट वांट दिस। अब नेटिव्स क्या थे, वो बाय हुक और बाय क्रुक वो जो ये वाला कल्चर था वो कभी अडॉप्ट ही नहीं कर सकते थे बिकॉज वो उनका नेचर ही नहीं था। तो वो ऐसा चाहते नहीं थे। इन 1954 the Declaration of Indian Rights prepared by them, a number of native peoples accepted citizenship of the USA. अब जो आया था डिक्लेरेशन इन 1954, उसमें जो नेटिव पीपल थे उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली थी। अब उनके पास दे हैव नो अदर ऑप्शन, तो वो करना क्या था, वो यही कर सकते थे। बट ऑन कंडीशन दैट देयर रिजर्वेशंस वुड नॉट बी टेकन अवे एंड देयर ट्रेडिशंस वुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद इट। अभी वो ये चाह रहे थे कि वो जो उनके ट्रेडिशंस चल रहे थे, जो उनका कल्चर था, जो भी उनके वैल्यूज थे, ठीक है, उन सब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और ना ही जो अथॉरिटीज आएंगी वो उसके ऊपर कोई अपना इंटरफेयर करेंगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ जैसा जी रहे थे, एक फ्रीली जी रहे थे वो लोग, तो वो लोग को उसी टाइप की लाइफ चाहिए थी। इस शर्त पे उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करा था। अ सिमिलर डेवलपमेंट अकर्ड इन कनाडा, द सेम थिंग हैपेंड इन कनाडा ऑल्सो। तो दैट वाज द विंड ऑफ चेंज कि कैसे क्या पहले मतलब उनको एक्सप्लॉइट करने से लेकर के उनकी सिटीजनशिप जो उन्होंने यूएसए की ली, तो उसके बारे में ही पूरा पैरा आपने पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ इन 1969 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज एबोरिजिनल राइट्स। अभी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया कि उनके हिसाब से एबोरिजिनल राइट्स कुछ भी नहीं है। The natives, in a well-organized opposition move, held a series of demonstrations and debates. अब भयानक डिबेट्स होने का टाइम आ चुका था क्योंकि नेटिव्स को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। ठीक है, तो एक रिवोल्ट की स्थिति फिर से हो गई थी। द क्वेश्चन कुड नॉट बी रिजॉल्व इन 1982। अभी ये सब चीजें 1982 सोचिए, 69 से लेके 82 तक देर वॉज नो कंक्लूजन, देर वॉज नो रिजॉल्व रेजोल्यूशन। ठीक है, when the Constitution Act accepted the existing aboriginal and treaty rights of the natives। अभी जो ट्रीटी राइट्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आया था उसमें उनके राइट्स को थोड़ी सी मान्यताएं मिलने लगी थी। मैनी डिटेल्स रिमेन टू बी वर्कड आउट। बहुत सारी डिटेल्स जो थी एटलीस्ट फाइनली उन्होंने वर्कआउट किया एंड द थिंग्स वर getting changed gradually. Today, it is clear that the native peoples of both countries, though reduced so much of numbers from what they had been in the 18th century, have been able to assert their right to their own culture and particularly in the Canada। दोनों जो नेटिव पीपल थे एंड एक तरफ जो आपके यूरोपियंस थे, उनके उनके बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी देयर वर द बहुत सारे उनके नंबर्स में भी कमी आई थी। व्हाट दे हैड बीन इन 18th सेंचुरी, वो जो 18th सेंचुरी में थे एंड जो अब थे, ठीक है, तो उनके कल्चर्स में उनके अभी वो अपने कल्चर्स को डिफरेंटली डील कर रहे थे उसके साथ में। एंड पर्टिकुलरली इन द कनाडा, कनाडा में भी यही सेम चीज हो रही थी। In a way their ancestors could not have done in
1880s। अब उनके एंसेस्टर्स जो नहीं कर पाए थे, तो आफ्टर दैट एक्ट्स और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, उसके बाद उनकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले थे। ऑलराइट, सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। एंड अभी ये वाला चैप्टर इधर वाइंड अप करते हैं। विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स, and till then, keep studying. All the best, and keep subscribing, keep liking our videos. Thank you so much.